नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम में सर्च करना होगा, चैनल है रोजगार विथ प्रमोद। तो रोजगार विथ प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। 2 वर्ष के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से ₹1 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹22.50 है। तो यक्स का मान बताइए। यक्स दोस्तों क्या है? मूलधन है। यक्स का मान आपसे पूछा गया है। कितने वर्ष की बात है? तो कितने वर्ष की बात है? तो 2 वर्ष की बात है दोस्तों। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। डी बराबर होता है पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। एक बार सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इसी पे रखना है। डी क्या है? डिफरेंट यानी अंतर दिया है। पी मूलधन है, आर रेट है बटे 100 का स्क्वायर करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखिए, डी का मान कितना है? तो डी का मान दोस्तों ₹22.50 है। ₹22.50, ठीक है। पी का मान नहीं पता है, पी का मान यक्स है। पी को यक्स मान लिया गया है, मूलधन यक्स है। आर का स्क्वायर, आर क्या है? 7.5% है। तो 7.5% का मतलब यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखना होता है, ठीक है। तो 7.5 में 7.5 कर देंगे, ठीक है। अब बटे 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 10,000। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? आप दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस जीरो को हटा दीजिए। जीरो से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर जो जीरो है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दशमलव एक स्थान पर है, यहाँ दशमलव एक स्थान पर है, यहाँ भी एक स्थान पर है। तो यहाँ से आप दशमलव खत्म कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दशमलव एक दशमलव यहाँ से आप काट सकते हैं, ठीक है। यानी कितना हो गया? यह 225 हो गया। 225 हो गया। अब इस एक दशमलव को हटाने के लिए क्या करिए? एक जीरो नीचे आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 10 से गुना 10 से भाग करना पड़ेगा। तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 25 से काट दीजिए। 25 या 75, 25 से काटेंगे, 25 9 225, 9 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 से काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, नीचे हो जाएगा 4000। 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बराबर यक्स बटे 4000 हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? यक्स का मान दोस्तों 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों? 4000। तो 4000 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। एक बार बताएंगे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आपको है? एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, कोई दिक्कत है? अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों वाई लिखेंगे एक बार जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि 108 का 200% बराबर यक्स है, तो ये जो दिया है दोस्तों, यह क्यूब रूट है। यक्स का क्यूब रूट का मान पूछा गया है। ये जो 3 है यह मूल है, ठीक है। तो इसका मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यक्स का मान निकाल दीजिए। यक्स का मान निकालने का मतलब क्या हुआ? ये जो दिया गया है 108 का 200%, ये यक्स का मान है। तो आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट में। 108 का 200%, 200% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 200% का मतलब 200/100 अर्थात
कितना होगा 2 होगा। तो 200% का मतलब होगा 2, ठीक है। 200% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, या तो आप देखिए इसे 2 का गुना कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, 216। अब 216 दोस्तों किसका क्यूब होता है, तो 216 किसका क्यूब होता है, तो ये क्यूब होता है दोस्तों 216 का, 216 क्यूब होता है किसका, 6 का, ठीक है। तो 216 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको, चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 40 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/5 है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसके सभी जो सतह हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या दिया है, यानी L प्लस बी का मान दिया गया है यहाँ पर 40। L प्लस बी का मान क्या दिया है दोस्तों, 40 दिया है, ठीक। घनाभ की जो ऊंचाई है, घनाभ की जो ऊंचाई h है वो क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/5 गुना है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग क्या है, 40 है, इसका 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए दोस्तों, घनाभ इस प्रकार से बनता है, घनाभ इस प्रकार से बनता है, घनाभ का हर एक सतह जो होता है वह आयत से बना होता है। तो घनाभ कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे माचिस का डिबिया जो होता है घनाभ होता है, ईंट जो होता है घनाभ होता है, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा दोस्तों 4 दीवारों का क्षेत्रफल, साइड साइड के जो 4 दीवार हैं वही वही होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच होता है। 2L प्लस बी का मान 40 है, एच का मान 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 दूना 64, यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि प्याज का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले जो इसका मूल्य था, मूल्य पहले क्या था, यहाँ पर पहले इसका मूल्य जो था दोस्तों वह था 60 रुपये। क्या था, 60 रुपये। पहले इसका मूल्य 60 रुपये था, लेकिन अब बढ़कर हो गया कितना, 75 रुपये। 75 रुपये हो गया। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, अनुपात ले लीजिए, यहाँ पर अनुपात लेंगे तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं। तो कटेगा, इसको आप काट दीजिए 15 से, 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60 और 15 पचे 75, यानी इसका मूल्य की अगर बात किया जाए तो मूल्य का जो अनुपात था पहले 4 रुपये था, तो अब कितना हो गया 5 रुपये। खर्चा नहीं बदल रहा है, खर्चा समान है। जब भी खर्चा व्यय समान होता है तो मूल्य का उल्टा खपत होता है। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना, 5/4। खपत का रेशियो 5/4। अब कह रहा है खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। पहले खपत कितना होता था, पहले खपत दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले 5 अनुपात खपत होता था, अब कितना हो रहा है 4 अनुपात। तो कितनी कमी हो गई भैया,
यहाँ से कमी कितनी हो गई, तो आप देख रहे हैं 1 अनुपात की कमी हो गई किस पर, 5 पर। तो 1/5%, 1/5 की कमी हो रही है, इसको परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 5 100 होता है। इसका मतलब 20% की आपको कमी करनी पड़ेगी। तो 20% इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। अब दोस्तों 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन मैं लगभग हर सेट में मैं करा रखा हूँ। द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन लिखिएगा। ठीक है, किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आप लोग, उसका क्वेश्चन नंबर और उसके बाद ऑप्शन लिखिएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, एक पंक्ति में बैठे 4 छात्रों में से अंतिम 3 छात्रों की औसत आयु 48 वर्ष है और पहले 3 छात्रों की औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पहले छात्र की आयु 56 वर्ष है तो अंतिम छात्र की आयु कितनी है। एक पंक्ति में दोस्तों कितने छात्र हैं, तो 4 छात्र बैठे हैं, ए बी सी और डी। ये 4 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अंतिम 3 छात्रों की जो औसत आयु है वह कितना है, 48 वर्ष है। अंतिम के 3 छात्र कौन हो जाएंगे दोस्तों, बी सी और डी। ये अंतिम के 3 छात्र हो गए, इनका औसत 48 का है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी। इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 48, 3 गुना 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। 144 तो 144 अंतिम के 3 विद्यार्थियों 3 छात्रों का योगफल हो जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि पहले 3 छात्रों का औसत आयु 50 वर्ष है। पहले शुरुआत के जो 3 छात्र हैं दोस्तों, शुरुआत के 3 छात्र कौन हैं, तो शुरुआत के 3 छात्र हैं ए बी और सी। ए बी और सी, ए बी सी का यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस का सी। इनका योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा भाई, 3 लोग हैं, शुरुआत के 3 लोग हैं, 3 गुना 50, 3 गुना 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 150। ठीक है, 150 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 150 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यह ओवरलैप कर रहा है, यानी एक ही छात्र को 2 बार गिन लिया गया है। तो यहाँ से क्या कर दीजिए आप, यहाँ से आप इन दोनों को घटा दीजिए। यहाँ से अगर घटाएंगे आप, देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो यहाँ से जब घटाएंगे आप दोस्तों, तो क्या क्या कट जाएगा, बी और सी कट जाएगा, बी और सी कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से डी माइनस का ए हो जाएगा, डी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए। यहाँ से घटाएंगे 150 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 6 बचेगा। पहले छात्र की आयु कितना है, 56 वर्ष है, यानी डी माइनस का ए का मान क्या है, 56 है। ए का मान दोस्तों यहाँ पर 56 है, ए का मान 56 है। तो यहाँ से आप डी का मान निकालेंगे तो 56 इधर जाएगा, 56 6 62 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जब घटाएंगे आप, देखिए जब घटाएंगे सभी नीचे की चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, सब नीचे का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, जब बदलेगा तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से बी और बी प्लस माइनस होगा कटेगा, सी और सी प्लस माइनस होगा कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा डी माइनस का ए बराबर 150 में से जब आप 144 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6 बचेगा। तो डी बराबर हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर माइनस का 6 और प्लस का ए का मान आप रख दीजिए माइनस का 6, ए का मान रखेंगे कितना, ए का मान यानी पहला जो छात्र है उसकी आयु क्या है, 56 है, पहला छात्र क्या है, ए है, तो ए का मान 56 यहाँ पर रखेंगे, 56 रखेंगे। तो 56 में से 6 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, तो 50 क्या है,
यह अंतिम यानी डी वाला जो छात्र है यही अंतिम छात्र है। तो इसकी जो आयु है कितना है, 50 वर्ष है। यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही उत्तर। क्लियर है भैया? चलिए, तो डी अब तीन नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वह सही हो जाएगा, 50 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7। 7वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पर, यक्स संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3 है, y संबंधी z बराबर 6 संबंधी 7 है, तो यक्स प्लस जेड है संबंधी y का मान पूछा गया है। तो आप एक बार यक्स वाई जेड का अनुपात निकाल दीजिए। यक्स वाई जेड का अनुपात यहाँ से निकालिए। यक्स संबंधी y क्या है, 2 संबंधी 3 है, 2 संबंधी 3 है। y संबंधी जेड क्या है, 6 संबंधी 7 है, तो 6 संबंधी 7 यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए, ये कटेगा, जब कटेगा तो काट सकते हैं, 3 से 3 कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 और 6 और 7। आपसे पूछा है यक्स प्लस वाई संबंधी, यक्स प्लस जेड संबंधी वाई, यक्स का अनुपात क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 प्लस जेड का अनुपात क्या है, 7 है, संबंधी वाई, वाई का क्या है, तो वाई का दोस्तों यहाँ पर 6 है, वाई का 6, 7 4 11 संबंधी 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 संबंधी 6 दोस्तों किस ऑप्शन में है, देखिए यह ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 संबंधी 6। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और ये जो है दोस्तों यह साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा गया है, एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे पहले ध्यान से। कहा गया है कि साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये जो गुना वाले सवाल होते हैं इसको लगाते कैसे हैं, बस वही जो बेसिक तरीका आप जानते हैं वही चीज़ें इसमें भी लगाना है, कोई फार्मूला नहीं रटना है। देखिए, कोई साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत दर पर, यानी आर का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आर का मान यहाँ से आपको पूछा गया है, और कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि है नहीं पता है, जो 20 वर्षों में, यानी टी का मान कितना है, टी का मान 20 वर्ष है, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मतलब अगर हम पी को मान लें दोस्तों, पी मूलधन 1 था, मूलधन 1 था, तो 3 गुना हो जा रही है। 3 गुना होने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप किसी को 1 रुपया दिए हैं, कुछ साल बाद वह आपको 3 रुपया दिया, तो इसका मतलब कितना गुना दिया आपको, 3 गुना दिया। ये जो 3 रुपया है दोस्तों ये क्या है, यह आपको मिला है मिश्र धन। और आप जानते हैं मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों होता है। तो अगर मूलधन 1 रुपये हम मानेंगे, हमेशा 1 रुपया मान लेंगे, 1 अनुपात मान लेंगे हमेशा मूलधन। अगर मूलधन 1 अनुपात है तो अब ये धन कितना हो गया, 3 गुना हो गया है। इसका मतलब इसका मिश्रधन कितना हो गया, 3 हो गया। मूलधन क्या था, 1 था, मिश्रधन दोस्तों 3 हो गया। तो ब्याज कितना मिला होगा आपको, साधारण ब्याज कितना मिला होगा भाई, 1 रुपये दिए थे आपको 3 रुपये मिला है, इसका मतलब 2 रुपये यहाँ पर आपको ब्याज मिला है। ठीक है, अब जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100 होता है, पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक, साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पर 2 है। ठीक, मूलधन क्या है, 1 है, आर का मान आपको निकालना है, समय 20 दिया है, 20 वर्ष बटे 100, बटे 100, 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, अब 5 दूनी 10, आर का मान क्या हो जाएगा, 10%। 10% इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये जो है ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। समान लंबाई की 2 ट्रेनों को एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकेंड और 26 सेकेंड लगते हैं। यदि ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर ये जो 2 ट्रेनें हैं उनकी लंबाई समान है, अगर ये पहली ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो 13 सेकेंड का समय लगता है, दूसरी ट्रेन को लगता है 26 सेकेंड का। ठीक है, इसका मतलब उनका चाल क्या है, अलग अलग है। पहली ट्रेन की जो लंबाई अगर हम उसको डी मानते हैं, तो डी मानते हैं, अगर दूरी डी है, पहली ट्रेन की लंबाई डी मानते हैं, तो उसको 13 सेकेंड लगते हैं, तो चाल क्या आ जाएगा, डी बटे 13, क्योंकि दूरी बटे क्या होता है, समय होता है चाल। ठीक, पहली ट्रेन का चाल ये हो गया। दूसरी ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा,
दूसरी ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा क्या, दूसरी ट्रेन के बीच दूरी क्या है, डी है, कितना समय लगता है, 26 सेकंड लगता है, तो D/26 हो जाएगा दूसरी ट्रेन का चाल। ये पहली ट्रेन का स्पीड है और ये दूसरी ट्रेन का स्पीड है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहा गया इसमें कि यदि ट्रेनें समान दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। समान दिशा में जब चलेंगी तो दूरी क्या हो जाएगा भाई, ट्रेन पहली ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, जब समान दिशा में चलेंगी तो इनकी दूरी जो होगा ना वो जुट जाता है, पहली ट्रेन की दूरी प्लस दूसरी ट्रेन की दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 × D+D 2D, ठीक है। और चाल क्या होगा, जब समान दिशा में चलते हैं चाल इनका घटता है, चाल घटता है तो समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी तो हो गया 2D, ठीक है। चाल क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, D/13 और D/26, इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो घटा के चेक कर सकते हैं। देखिए D/13 माइनस का D/26, चाल का अंतर क्या हो जाएगा, तो इनका लसा ले लीजिए, 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, 2D माइनस का D हो जाएगा, यानी 2D माइनस D घटाएंगे तो 1D/26, तो इनका चाल का जो अंतर होगा दोस्तों वह D बटे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, D/26। क्लियर है भैया, D/26। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की दूरी जुट जाएगी तो 2D हो जाएगा, और चाल क्या हो जाएगा, D/26 हो जाएगा दोस्तों, D/26। ये 26 चल जाएगा ऊपर, यानी 2D गुना 26/D हो जाएगा। अब यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 52 सेकंड का समय लगेगा जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी समान दिशा में, 52 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर भैया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें, आपको कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वाई, अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, 10वां प्रश्न। इस चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 300 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। 100% का मान आपसे पूछा गया। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एक बार सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए देखिए दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 45% मिला। एक उम्मीदवार को कितना वोट मिलता है, 45%। एक उम्मीदवार को दोस्तों 45% वोट मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, टोटल वोट 100% होता है। एक को अगर 45% मिल गया, दूसरे को कितना मिल जाएगा, 100 में से 45 घटाइए 55, कितना मिलेगा दूसरे को, दूसरे को मिलेगा दोस्तों 55%। ठीक है, दूसरे को कितना मिलेगा, तो 55% दूसरे उम्मीदवार को वोट मिलेगा। पहला उम्मीदवार 45% पाया है, दूसरा 55% पाया है, लेकिन 45% पाया है उसके बावजूद वह 300 वोटों से क्या हुआ, हार जाता है। तो कितने मतों से हारा है, देखिए कितने परसेंट से हारा है, घटा दीजिए 10% से। 10% से हारा है, 10% से हारा है, 10% का मान क्या हो जाएगा, 300। 10% का मान दोस्तों 300 दिया है, 100% का मान निकालना है तो यहाँ से एक जीरो चिपका देंगे, यहाँ पर एक जीरो चिपका देंगे, 3000 होगा इसका उत्तर। कितना होगा उत्तर, 3000, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया से आप लोग भी इस सवाल को लगा लिए होंगे, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न जो कि दिया गया है आपको, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए अकेले एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, कुल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। चलिए भैया, 2 बंदे हैं, ए है और एक कौन है, बी है। एक ए है और एक कौन है भैया, एक बी है। ए काम को कर सकता है 25 दिनों में
और बी वही काम को कर सकता है भैया 50 दिनों में। भाई दोनों जब इतने दिन में काम कर सकते हैं तो टोटल काम निकाल लीजिए, दोनों का काम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का लसा जो होगा वही टोटल काम होगा, 50 हो जाएगा इसका लसा। टोटल काम क्या है 50 है। अब ये 50 काम जो दोस्तों 25 दिन में कर सकता है, कितनी की क्षमता से, 50 में भाग देंगे 25 से, दो बार में जाएगा, यानी ए की क्षमता क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहीं पर आप यहाँ 50 से भाग देंगे 50 में तो एक बार जाएगा, यानी बी की क्षमता क्या है दोस्तों 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है 9 दिनों तक कार्य का 9 दिनों में कार्य का कुल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। 9 दिन तक 7 काम किए हैं प्यारे साथियों, अगर 9 दिन तक 7 काम किए हैं एक साथ मिलकर, तो एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो इनकी जो इनकी जो क्षमता है जुट जाएगी। 2 + 1 3 की क्षमता से काम किए हैं 9 दिन तक, 9 दिन तक 3 की क्षमता से काम किए हैं, तो आपका जवाब होगा 27 काम ये लोग कर चुके हैं, 27 काम कर चुके हैं। तो कुल कार्य का कितना कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, 27% काम हुआ है कुल कार्य का, कुल कार्य है कितना 50 है, 50 है, 50 में 27 काम हुआ है, कितना परसेंट हुआ, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 50 से काटेंगे दोस्तों, 50 दूना 100 हो जाएगा और 27 दूना 54, तो 54% काम जो है यह समाप्त कर देंगे। ठीक है, 54% काम जो है यहाँ पर समाप्त कर देंगे 9 दिनों में प्यारे साथियों। कोई दिक्कत परेशानी है आपको यहाँ पर बताइए, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी लगा चुका है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट में इसका हमें आंसर बताएंगे। एक बार सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर। आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6552, उनका महत्तम दिया है 6, तो उनका लघुत्तम आपसे पूछा गया है। तरीका बताता हूं, आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे। देखिए एक तरीका होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है तरीका। तो यहाँ से इसी पर आपको सवाल को हल करने हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट में हमें आंसर बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। चलिएगा तब तक हम आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं भैया। देखिए मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5 है। मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु 7 वर्ष बाद मोहित की आयु और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिएगा, एक कौन है इसमें, एक मोहित है और एक कौन है सुनील है। मोहित और सुनील की जो आयु का अनुपात है वर्तमान आयु का क्या है, तो 4:5 है। 4 क्या है दोस्तों 5 है। अब मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है, मोहित जो है सुनील से कितना छोटा है, 1 अनुपात, 1 का मान क्या है दोस्तों 7, 1 का मान क्या दिया है भैया 7 दिया है। अनुपात में कितना छोटा है 1 अनुपात, वर्ष में कितना छोटा 7 अनुपात, 1 अनुपात का मान दोस्तों 7 है। ठीक है, 1 अनुपात का मान 7, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अनुपात का मान निकाल दीजिए। 4 अनुपात का मान निकालें 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ से निकाल दीजिए या 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 5 7 35, 5 7 35। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है, मोहित का 28 है, सुनील का क्या है 35 है, लेकिन 7 वर्ष बाद आपसे पूछा गया है। 7 वर्ष बाद पूछा गया है तो 7 साल उम्र मोहित का बढ़ेगा और 7 साल उम्र यहाँ पर सुनील का भी बढ़ेगा, तो बढ़ेकर कितना हो जाएगा 28 7 35, 28 7 दोस्तों 35 हो जाएगा, और 35 और 7 42, 42, इसको काट देंगे 7 से, 7 पंजे 35, 7 छक 42, तो 5 6 हो जाएगी इनकी आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लीजिए भैया। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मेंसुरेशन का सवाल है, 2D फिगर का। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे साथियों, जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। अगर समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। चलिए, तो यहाँ से आप 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा कितनी है 15 और 20, तो 15 + 20 क्या हो जाएगा 35। ऊंचाई क्या है 22 है, गुना 22, 2 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। 11 का गुना 35 में करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385 मीटर स्क्वायर होगा इसका उत्तर। 385 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये जो स्टार है सभी के सभी क्या है गुना है। सवाल को एक बार सुधार करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है 5 × 9 × 7, सॉरी दोस्तों, 5 × 7 × 9 × 11 × 13, ऐसे डाट करके गुना यहाँ पर 25 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। अब आप देख रहे हैं सभी की सभी जो संख्याएं हैं सभी क्या हैं, यह सभी के सभी विषम संख्याएं हैं दोस्तों। 5 का गुना करेंगे 7 में, 7 × 5 = 35, इकाई का अंक 5 होगा। 5 का गुना 9 में करेंगे तो 9 × 5 = 45, इकाई का अंक 5 होगा। फिर 5 का गुना 1 में करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। दोस्तों जब आप ऐसे गुना करेंगे सभी के सभी क्या हैं, एक विषम संख्याएं हैं, इसमें 2 नहीं है, तो इसका जो इकाई का अंक है वह 5 ही आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो किस ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है। तो ठोस बेलन की ऊंचाई बताइए। एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, उसको पिघला दिया गया, उसी से एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस बेलन बना दिया गया। तो बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा गया है दोस्तों। जब एक 3D फिगर को पिघला कर दूसरा कोई 3D फिगर बनाते हैं तो उसका जो आयतन होता है हमेशा नियत होता है दोस्तों। तो आयतन दोनों का क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr³ बराबर क्या हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है πr² × h, ये होता है। ठीक है, चलिएगा यहाँ से पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। जो त्रिज्या है दोस्तों अलग अलग है, त्रिज्या को नहीं काटेंगे, त्रिज्या अलग अलग है, इसको हम r1 r2 कर देते हैं दोस्तों। क्लियर है। देखिए 4/3 गोले का त्रिज्या क्या है 18 सेंटीमीटर, तो 18 का क्यूब करेंगे, 18 × 18, 18 × 18 3 बार करेंगे, बराबर यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है बेलन का, तो बेलन का त्रिज्या दोस्तों 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4। ऊंचाई आपसे पूछा गया है, h का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर। इसको काटिए भैया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18, 6 बार में यहाँ पर कैंसिल होगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे अभी भी 2 9 18, 9 बार में कैंसिल। ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। 27 × 18 करना है आपको, 27 गुना क्या करना है दोस्त 18 करना है, 27 × 18, ये हो जाएगा h का मान। तो एक बार गुना करके बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। देखिए दोस्तों गुना करेंगे तो उत्तर क्या होगा 8 × 7 = 56, इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो आप देखते ही काट देंगे, 4 नहीं आएगा 6 आएगा। ठीक है, और 18 का जब गुना करेंगे 18 का जब गुना करेंगे 20 में अगर, तो 18 दूना 36, तो 360 से बेसी आएगा, 196 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा यहाँ पर
दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है और ये यहाँ पर साझेदारी वाले क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पेपर में साझेदारी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। देखिए बोला गया है कि ABC साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। एक कुल में से 1/5 भाग निवेश करता है, B कुल में से 1/4 भाग निवेश करता है। ABC के क्रमशः लाभ का अनुपात बताइए। देखिए ए जो है वह 1/5 भाग निवेश करता है कुल में से, अब बी 1/4 भाग निवेश करता है कुल में से। यह ए के लिए है और यह बी के लिए है। तो ये पता कर लीजिए पहले कुल भाग है कितना, तो 5 और 4 का लॉस ले लीजिए, 5 चौको 20, टोटल भाग कुल कितने हैं 20 हैं। अब 20 का 1/5 भाग ए निवेश करता है, तो कितना निवेश करता है ए 4 निवेश करता है। बी 20 का 1/4 निवेश करता है, तो बी कितना निवेश करता है बी 20 का 1/4 यानी 5 निवेश करता है। 5 4 9 तो निवेश हो गया है, तो सी कितना करेगा भैया 11 करेगा, क्योंकि 11 9 20 होता है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4:5:11, 4:5:11 सभी दोस्तों यहाँ पर अनुपात में है। तो एक बार इसको आप लोग समझ लेंगे, सभी अनुपात में 4 5 11, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते भैया। 18वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्ताकार पथ की बाह्य और आंतरिक परिधियां क्रमशः 11:7 के अनुपात में हैं। यदि पथ 20 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है दोस्तों। तो एक बार सभी लोग बताएंगे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, बताइए सभी लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने हैं, तो 19 में से 19 नंबर ही आपको करने हैं दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर दिया गया है ए ने बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, बी ने उसे सी को 10% की लाभ पर बेचा और सी ने पुनः उस वस्तु को ए को 25% की हानि पर बेचा। ए का कुल लाभ प्रतिशत कितना है। ए को कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ यह आपसे पूछा गया है। देखिए ए ने क्या किया है, बी को 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेच दिया है। ए ने उसको खरीदा था कितने में 100 में, ए ने 100 रुपये में खरीदा था, 20% के लाभ पर बेच दिया किसको, ये ए का क्या है सीपी यानी क्रय मूल्य है, ए का यह क्रय मूल्य है। ठीक, अब ये 100 रुपये का सामान उसने 20% के लाभ यानी 120 में बेच दिया, किसको बेच दिया 120% यानी 120/100 पर बेच दिया, किसको बी को बेच दिया। अब बी ने क्या किया दोस्तों, अब इतने में तो बी का हो गया, अब बी ने क्या किया, अब बी ने इतने में खरीदा है, अब इसने सी को बेच दिया 10% की हानि पर, इसका मतलब 90% पर, 90/100 पर बेच दिया। अब ये क्या हो गया टोटल सी का मान हो गया। ठीक, यहाँ से आप काट के छोटा कर लीजिए भैया। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 9 108, 108 यानी 108 रुपये में कौन खरीद लिया है भैया, 108 रुपये में सी खरीद लिया है। अब ये 108 में खरीदा है सी, तो इसने क्या किया फिर से 25% की हानि पर ए को बेच दिया। 108 में खरीदा है, 25% की हानि पर इसने ए को सामान को बेच दिया, यानी 25% की हानि पर बेचा, मतलब कितने बेचा होगा इसने 75% पर, 75% पर बेच दिया। आप इसको काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 7 28। ठीक है, और गुना करिए 27 गुना 3, 27 तिया 81, 27 तिया दोस्तों 81, 27 तिया 81 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। ए का दोस्तों क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने 100 मान लिया। ए का क्रय मूल्य अगर 100 मान लिया है तो ए जो है 100 रुपये में खरीदा है, वह बी को बेचता है 120% के
लाभ पर, 20% के लाभ पर मतलब 120% पर, ठीक है। 120% यानी 120/100 में यह बी को बेच दिया गया। अब बी ने इतने में खरीदा है तो इसने क्या किया, बी ने इसको सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब कितने परसेंट पर, 110% पर, 110/100। अब ये क्या हो गया, ये टोटल सी का क्रय मूल्य आ गया, यानी सी ने कितने में खरीद लिया। देखिए यहाँ पर काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर गुना करिए, क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 के 2 हासिल का 2, 11 कम 11 2, 11 2 क्या होगा 13, यानी 132 रुपये में सी ने क्या कर लिया, यहाँ पर खरीद लिया। 132 रुपये में सी ने इस सामान को खरीदा है। अब इसने क्या किया दोस्तों, सी ने क्या किया, फिर से इसको ए को बेच दिया 25% की हानि पर। 132 का सामान 132 का सामान दोस्तों 25% के हानि पर बिका, इसका मतलब 75% पर बिक गया। 75% पर यहाँ पर सामान को बेच दिया गया है, ठीक है। काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक। 4 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 4 से भाग देंगे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, एक बचेगा 4 तियाँ 12, ठीक है। 33 बार में कटेगा, 33 तियाँ क्या हो जाएगा 99, 33 तियाँ 99। यहाँ पर दोस्तों देखा गया कि ए का जो क्रय मूल्य आ रहा है अब वह कितना आ रहा है, 99 रुपये। ए का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 99 रुपये हो गया। लेकिन ए ने बेचा कितने में है, 20% के लाभ पर, ठीक है। भाई ए ने पहले कितना में खरीदा था, 100% पर इसका क्रय मूल्य हमने माना था, लेकिन देखा इसका क्रय मूल्य क्या है, 99 है। अब 99 है दोस्तों क्रय मूल्य अगर, तो ए ने कितने में बेचा, 20% के लाभ पर, यानी बेचा कितने में, 120% पर, 120 में, 120 में यहाँ पर बेच दिया है। अब 99 का सामान दोस्तों 120 में बिका है, तो कितने का फायदा हो गया बताएंगे, 21 का फायदा हो गया। लेकिन इसका वास्तव में जो क्रय मूल्य क्या था, 100 था, तो इसी पर फायदा होगा 100 पर, जो हमने 100 माना है, तो बटे 100 कर दीजिए, अगुना 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, 21% का इसका ओवरऑल फायदा हो रहा है, टोटल 21% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये 3 नंबर विकल्प इसका सही है। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ए का जो क्रय मूल्य था हमने 100 माना है, क्या माना है, 100 माना है, ठीक है। 100 इसका हमने क्रय मूल्य मान लिया है, लेकिन देखा है कि लास्ट में कि क्रय मूल्य इसका तो आ रहा है 99 रुपये। इसका मतलब ए का क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपये, फिर इसने वापस से वो सामान जब खरीदा है तो 99 रुपये में खरीदा, इसका मतलब इसको 1 रुपये का यहाँ पर फायदा हो गया, यानी 1% का फायदा यहाँ पर भी हो गया, 1% का फायदा यहाँ हो गया। अब प्लस 20% के लाभ पर शुरुआत में बेचा था, 20% का फायदा यहाँ पर हो गया, तो टोटल कितना परसेंट का फायदा हो गया, 21% का। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, 21% का। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीका से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का उत्तर 21% ही आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों को सवाल समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, जिन लोगों को नहीं सवाल समझ में आते हैं, एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों। और अगर आपसे आंसर हम जानना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिखिएगा, किस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे रहे हैं उसका ऑप्शन, क्वेश्चन का नंबर आप लोग लिख कर ही ऑप्शन का नंबर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।